बाल ठाकरे ने मरने से 2 महीने पहले बयान दिया था कि इंडियन आर्मी को उनके हाथ में दे दो तो देश को 1 महीने में सुधार देंगे। बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे ना ही सांसद थे, कुछ भी नहीं थे। इन्होंने जिंदगी भर पॉलिटिक्स और नेताओं को गालियां दी। इसके बावजूद बाल ठाकरे को पूरा राजकीय सम्मान दिया गया जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलता है। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे की जीवन यात्रा का आखिरी पड़ाव था। उस दिन मुंबई शहर चुप था, ऑफिस, मार्केट सब कुछ बंद था। कभी न रुकने वाला 2 करोड़ की आबादी का शहर घर में दुबका था। सिर्फ वही 5-7 लाख लोग बाहर थे। पूरे देश के न्यूज चैनलों के एंकर इस शहर पर आंखें गड़ाए थे। दिल में एक डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए। ये 5 लाख लोग की उत्तेजना कहीं शहर को आग न लगा दे। बाल ठाकरे का 23 जनवरी 1927 को पुणे में जन्म हुआ था। पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे था, पर पिताजी ने अपना नाम प्रबोध कर रख लिया था। ठाकरे टाइटल भी एक ब्रिटिश राइटर के नाम से लिया गया था। उनकी माताजी का नाम रमाबाई था। बाद में पूरा परिवार मुंबई के पास भिवंडी में आ गया। बाल ठाकरे के एक और भाई थे, पर बाल ठाकरे की बात कुछ और थी। जो भी दिल में आए उसे करने का अधिकार था। सरकारी नौकरी करने की सख्त मनाही थी। जी में आए तो कार्टूनिस्ट की नौकरी तुरंत छोड़ देने का जुगाड़ था। ठाकरे कुछ समय तक आरएसएस की शाखों में भी जाते रहे। बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे। पिताजी ने अच्छे कार्टूनिस्टों से परिचय कराया था। 1950 के आसपास बाल ठाकरे को क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट माना जाता था। चर्चिल से लेकर आइजनहावर तक के कार्टून बनाए थे। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इनके कार्टून छपते थे। मीनू मसानी जैसे नेताओं पर कार्टून बनाने के कारण फ्री प्रेस जर्नल के मालिक से झंझट भी हो गया। नौकरी छोड़ दिए, 3 बार पकड़े गए, छोड़े गए। दिल नहीं भरता था, पर नेता पर कार्टून बनाने को नहीं मिलता था। बाद में अपने भाई श्रीकांत के साथ मिलकर खुद का मराठी अखबार मार्मिक शुरू कर दिया। मार्मिक मतलब स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। कार्टून बनाने के क्रम में एक बार कार्टूनिस्ट नेताओं से झंझट हो गई। नेताओं ने अपने गुंडे ठाकरे के घर पर भेज दिए। पिताजी ने किसी तरह बात कर मामला सलटा दिया। बम्बई को अंग्रेजों ने बसाया था। छोटे छोटे 7 आइलैंड थे, वहाँ उनको पाट कर बम्बई बसाया गया। मालाबार हिल्स में सारे बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। नेहरू की सरकार कंफ्यूजन में थी कि बम्बई का क्या किया जाए, केंद्र शासित बना दें या किसी राज्य के साथ डाल दें, क्योंकि बम्बई किसी एक की नहीं थी। अंग्रेजों ने व्यापार शुरू किया। जिसको व्यापार करना था सारे देश से लोग पहुंच गए। साउथ इंडियन के लोग उस वक्त ज़्यादा पढ़े लिखे थे, नौकरियों पर काबिज हो गए। गुजराती परिवार व्यापार में आ गए। उसी समय देश में लोगों को भाषा आधारित राज्य बनाने का दौरा पड़ा। मराठी लोगों की डिमांड थी कि महाराष्ट्र बनाने की। गुजरात और कर्नाटक को काट के कुछ एरिया कॉमन थे, जिसको लेकर टेंशन था। इसके लिए संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट चलाया गया। 1960 में महाराष्ट्र बन भी गया, पर बॉर्डर पर एरियाज को लेकर टेंशन खत्म नहीं हुआ। पर कोहिनूर तो महाराष्ट्र को मिल ही गया था। बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी बन गया था। मराठी लोगों का लिटरेसी रेट साउथ इंडियन लोगों की तुलना में पहले कम था। 1950 के बाद ज़्यादा संख्या में मराठी लोगों की हायर एजुकेशन ले रहे थे, पर नौकरियां नहीं मिल रही थी बम्बई में, क्योंकि नौकरियां तो वहीं थी। बाल ठाकरे ने मार्मिक में इसका जिक्र करना शुरू कर दिया। बोलने में बेबाक तो थे ही। पहले मजाक में लिख करते थे तो कुछ लोग पढ़ते थे, फिर बहुत तंज कसने लगे। थोड़े लोग और बढ़े, फिर जहर उगलते हुए खुलेआम जंग छेड़ दी। अब लोग इनके पास अपनी बातें लेकर आने लगे। इनमें ज़्यादातर वो लड़के थे जो 1940 के बाद जन्मे थे। उनको स्वतंत्रता संग्राम से ज़्यादा वास्ता नहीं था। उनको जो चाहिए था वो चाहिए था पढ़े लिखे थे। नौकरी नहीं थी, जो थी उन पर साउथ इंडियन के लोग जमे थे। अब होने लगा कि हमारे राज्य की राजधानी में मद्रासी सारी नौकरियां लेंगे तो क्या हम भीख मांगेंगे? अब सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। 1966 में बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक नारियल फोड़कर अपने मित्रों के साथ शिवसेना बना ली। शंकर भगवान की शिवसेना नहीं, शिवाजी महाराज की शिवसेना। बाल ठाकरे की नज़र में मराठी ठंडे पड़ गए थे। शिवाजी का वीर मराठा स्वरूप चाहिए था। बाहर के लोगों से निपटने के लिए फिर एक मीटिंग बुलाई गई। संदेशा सब तक पहुंचाना जरूरी था। डर था कि कहीं लोग नहीं आए तो फिर क्या होगा, लेकिन 50,000 लोगों का इंतजाम था। 2 लाख पहुंच गए। बाल ठाकरे ने अपना पहला भाषण दिया। इसी से क्लियर कर दिया कि लोकशाही नहीं ठोकशाही चलेगी। उस साल भयानक अकाल पड़ा था। लोग भूखे मर रहे थे। बम्बई पर लिखी सबसे अच्छी किताबों में से एक मैक्सिमम सिटी में सुकेतु मेहता कहते हैं कि बम्बई में पहले हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियन होना एक हेयर स्टाइल जैसा था।
कोई कुछ भी फॉलो करता था। बाल ठाकरे के आने के बाद सबकी हेयर स्टाइल बदल गई, सब बदल गया। शिवसेना बन चुकी थी। बाल ठाकरे बम्बई में अपना पहुंच बढ़ाने लगे हुए थे। दवा के हिंदू फेस्टिवल मनाए जाने लगे। छोटे बिजनेसमैन, दलाल, लोकल भाई, नवा नेता सब ज्वाइन कर लिए शिवसेना। तुरंत ही एक फौज खड़ी हो गई। अपने सेनापति के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। बाल ठाकरे ने एक बार कहा था, शिव सैनिक होने का मतलब कोई पोस्ट लेना नहीं है, यह एक स्टेट ऑफ माइंड है। मारपीट उनकी नज़रों में मारपीट नहीं बल्कि नेचुरल जस्टिस था। BS नायपाल, जूलिया एकट जैसे लेखकों ने शिवसेना की आसानी से लोगों में घुल मिलकर नेतागिरी करने की काबिलियत को कहानियों का हिस्सा बना दिया। छा गया था बाल ठाकरे का बिना देखे भाषण देना, आम जनों की भाषा में फिल्मों के डायलॉग यूज करके बात कहीं से कहीं ले जाना, सबको एक सुर में गाली देना। बंबई में नौकरी खोजती जनता को अपना ताड़ाहार दिखने लगा था ठाकरे में। 19 जून 1966 को शिवसेना बनी थी। कांग्रेस की पॉलिसी के चलते जन्मी बेरोजगारी मुद्दा नहीं थी। मुद्दे में आई मद्रासी लोगों की नौकरियां। बाल ठाकरे के लिए मद्रासी अब पुराना शब्द था। वो उनको युंडू गुंडू कहते थे। बिगली कार्टून मार्मिक में इस चीज को खूब दबा कर छापा जाता था। एक अजीब बात यह है कि एक समय मार्मिक के उद्घाटन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले कांग्रेसी नेता यशवंत राय चड्ढा थे। शायद इसलिए शिवसेना की गुंडई पर कांग्रेस ने कभी सांस भी नहीं ली। गुजरातियों से नफरत तो पहले से ही थी। जब महाराष्ट्र के लिए लड़ाई हो रही थी उस समय बम्बई स्टेट के चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने पुलिस एक्शन लिया था जिसमें 105 लोग मारे गए थे। चर्च गेट के फाउंटेन एरिया का हुतात्मा चौक उन्हीं लोगों के नाम पर है। ये डिमांड भी रखी कि सरकारी नौकरी में मराठा लोगों की 80% आरक्षण दिया जाए। सरकार के हाउसिंग बोर्ड घरों में भी 80% आरक्षण दिया जाए। RBI, SBI, इंश्योरेंस, एयर इंडिया, रेलवे सबको धमकी दी गई। चारों तरफ से अफवाह फैलाई गई कि इनमें काम करने वाले साउथ इंडियन मराठी लोगों का एप्लीकेशन भी फाड़ कर फेंक देते हैं। कूड़ेदान में कागज खोजे जाते हैं। 1967 में ठाकरे ने अखबार नवकाल में कहा था कि इंडिया में हिटलर की ज़रूरत है। इससे संतोष नहीं हुआ तो 1969 में शिवसेना ने दबे हुए महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का मुद्दा उठा लिया। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने पहली और आखिरी बार ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया। पहले से प्लान था, गिरफ्तारी होते ही दंगे हो गए। 69 मरे, 250 घायल हुए, 151 पुलिस वाले मारे गए। सबसे भयानक हुआ कि राज्य सरकार ने जेल में बंद ठाकरे से गुजारिश की थी कि अपने लोगों को रोको। 1 सप्ताह तक चले इस दंगे में बाल ठाकरे ने अपने लोगों को रोका। ये आखिरी बार था जब ठाकरे के लोगों ने बॉर्डर को लेकर दंगे किए थे। 30 अक्टूबर 1966 को दशहरा था। ऑफिशियल रूप से शिवसेना की पहली रैली हुई। इसमें ठाकरे ने कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ जमकर जहर उगला। परेल की दलवी बिल्डिंग में कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर था। शिवसेना ने दिसंबर 1967 में बिल्डिंग पर हमला कर भयानक तोड़फोड़ मचा दी। कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा गया। ठाकरे ने कहा कि कुछ मित्रों के ऑफिस थे इसमें, नहीं तो इरादा बिल्डिंग को जलाने का था। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक कृष्ण देसाई की हत्या कर दी गई। आज़ादी के बाद मुंबई में पहली राजनीतिक हत्या थी। इस घटना ने सबको सन्न कर दिया। कांग्रेस को छोड़कर मुख्यमंत्री चिल मारकर बैठे रहे। शिवसेना का तर्क था, बंबई के गुजराती और मारवाड़ी मुसलमानों के हाथों कत्ल हो जाते अगर शिवसेना ना होती। मारवाड़ी सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, लड़ना नहीं। ठाकरे ने फिर हिंदू मुस्लिम मुद्दों में हाथ डालना शुरू किया। मई 1970 में ठाकरे ने असली रंग दिखाया। भिवंडी में शिव जयंती की यात्रा निकली थी। रास्ते को लेकर बवाल हुआ, दंगा हो गया। भिवंडी, जलगांव, महाद और कल्याण हर जगह दंगे हुए। बंबई में दलितों की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपना अस्तित्व खो रही थी। 1972 में दलित पैंथर नाम से एक नई पार्टी बनी। इसने भी वादा किया कि सोशल जस्टिस मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, जाति प्रथा खत्म होगी। शिवसेना के साथ भयानक संघर्ष हुआ। दलित नेताओं के मूर्ति पूजा का बयान को लेकर शिवसेना ने सपोर्ट जुटाया। दलित पैंथर्स के नेता भगवत जाधव का कत्ल कर दिया गया। गुंडई को सिर्फ डर से नहीं चलाया जा सकता, इसके लिए पॉलिटिक्स भी आना जरूरी है। पर ठाकरे पॉलिटिक्स को शुरू से गाली देते थे। कहते थे, मैं तो कार्टूनिस्ट हूँ, नेताओं की शक्ल मुझे पसंद नहीं आती। 1967 में लोकसभा चुनाव हुए। शिवसेना खुद नहीं लड़ी पर मुंबई में सीटों पर लोगों को हराने का काम शुरू कर दिया। ठाकरे की नज़र में पूर्व रक्षा मंत्री BK कृष्ण मेनन बाहरी थे। डांगे कम्युनिस्ट थे।
मित्र जॉर्ज फर्नांडिस सोशलिस्ट थे। 2 लोग जीत गए पर मेनन हार गए। ठाकरे की एक अदा ये भी है कि डेलुवे के मुताबिक GR खैरनार जो बम्बई के म्यूनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड बोले कि एक बार दाऊद इब्राहिम की बेनामी प्रॉपर्टी डेमोलिश की जा रही थी। ठाकरे ने रुकवा दिया, कहा कि दाऊद ने शिवसेना को डोनेट किया था, इसलिए इस नाते से वो भी शिवसैनिक है। अब राजनीति का चस्का लग गया था। 1967 में ठाणे म्यूनिसिपल चुनाव हुए और शिवसेना ने 40 में से 17 सीटें जीत ली। 1968 में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, वहां पर शिवसेना ने जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी को गठजोड़ कर लिया। 140 में से 42 सीटें जीती शिवसेना ने। 1970 में कृष्ण देसाई के मर्डर के बाद उनकी सीट के लिए चुनाव हुए। यहाँ शिवसेना के कैंडिडेट ने कृष्ण की बीवी को हराकर शिवसेना का असेंबली में खाता खोल लिया। 1973 में BMC के चुनाव फिर हुए। इस बार शिवसेना ने अपनी दुश्मन रही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से गठजोड़ कर लिया। अभी दुनिया को झटका देना बाकी था। अपने कैंडिडेट को BMC का मेयर बनाने के लिए शिवसेना ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी टांका बढ़ा लिया। फिर शुरू हुआ बंबई पर कब्जे का खेल। बिजनेसमैन को जीतने के लिए ठाकरे ने एंटी कम्युनिस्ट नीति लगाई। टाटा अंबानी जैसे लोगों के लिए शिवसेना का होना बहुत ज़रूरी था। बहुत जल्द उनका विश्वास जीत लिया ठाकरे ने। इसी चीज़ से बॉलीवुड अछूता नहीं रहा। फिल्म दीवार इसी चीज़ को दिखाती है। पर्दे पर अमिताभ बच्चन अपना यूनियनबाजी का बैकग्राउंड छोड़कर गुंडे बन जाते हैं। बॉलीवुड का ठाकरे के साथ आना संयोग नहीं था। साउथ इंडियन के बहुत से डायरेक्टर बॉलीवुड में फिल्में बनाते थे। तमिलनाडु में इसी समय एंटी हिंदी एजिटेशन चल रहा था। वहाँ पर लोगों ने एक हिंदी फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दी। बस ठाकरे को तो मौका चाहिए था। मद्रासियों के खिलाफ मोर्चा था ही। उन्होंने बम्बई में साउथ के डॉक्टर्स की फिल्मों की शूटिंग रुकवा दी। बम्बई में कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ठाकरे की इस अदा पर पैदा हो गए। उन्हें लगा कि ठाकरे के साथ आ जाने से उनकी अपनी फिल्मों का कारोबार बढ़ेगा। ये रिश्ता गहराता गया। दिलीप कुमार से जो दोस्ती हुई ठाकरे की, दोनों साथ में बियर पीते थे रोज। दोस्ती टूटी 1998 में जब दिलीप ने पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-इम्तियाज स्वीकार कर लिया। ठाकरे की अमिताभ बच्चन के साथ भी दोस्ती थी, तो अभिषेक बच्चन भी आशीर्वाद लेने जाते हैं वहाँ। राज कपूर ठाकरे के घर जाते थे तो कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी के रणबीर कपूर से भी सांवरिया के बारे में ठाकरे बात करते थे। फिल्म सरकार बनने के बाद बाल ठाकरे के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग हुई और परमिशन के बाद रिलीज की गई। सचिन से भी ठाकरे का प्यार भरा रिश्ता था। गावस्कर और बिश्नोई से भी बहुत पहले से था। सचिन थोड़ा झटके थे जब सचिन ने कह दिया था कि मुंबई सबके लिए है। तब ठाकरे ने अपनी उम्र और सचिन के कद का भी ख्याल नहीं किया। कहा कि सचिन सिंगल ना ही लें तो बेहतर रहेगा। 1968 में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए। 140 में से 42 सीटें शिवसेना ने जीत ली। BMC में शिवसेना का आना क्यों जरूरी था, आइए जानते हैं। बृहमुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC दुनिया में सबसे धनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक है। BMC अगर कंपनी होती तो एसेट्स और रेवेन्यू के हिसाब से इंडिया की टॉप 30 कंपनियों में होती। इसका बजट भारत सरकार के बजट का 2.5% है। 2016-17 का बजट 37,052 करोड़ रुपए है, मतलब भारत के कई छोटे राज्यों के बजट से ज़्यादा। BMC 1988 में बना था। इसका मेयर मुंबई का फर्स्ट सिटीजन माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति इंडिया का फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं। 1977 में कांग्रेस की हार के बाद लोगों को भरोसा हुआ कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। इसके बाद BMC में पॉलिटिक्स शुरू हो गई और डेवलपमेंट डिक्की में चला गया। 2011 में बम्बई हाई कोर्ट ने BMC को सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक बताया। तो BMC पर कब्जा मुंबई पर कब्जा है। मुंबई देश की फाइनेंशियल राजधानी, बॉलीवुड वहाँ है। लाखों लोग रोज काम करते हैं, 2 करोड़ लोग रहते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम सीधा लोगों की रोजाना जिंदगी पर इफेक्ट करता है। इंदिरा गांधी को तो किसी तरह का विरोध पसंद नहीं था। उधर ठाकरे को किसी तरह की पॉलिटिक्स से पसंद नहीं थी। इंदिरा गांधी ने RSS समेत सारे संगठनों को बैन कर दिया। शिवसेना पर भी बैन लगाने की तैयारी चल रही थी। अंदाजा लगाया जा रहा था कि ठाकरे को अब दोबारा जेल भेजा जाएगा, क्योंकि ठाकरे तो दबेगा नहीं और इंदिरा को ये पसंद नहीं। बाल ठाकरे ने सारे कयासों को गलत साबित कर दिया। खुल के इमरजेंसी का सपोर्ट किया। कभी इंदिरा को तो कभी संजय गांधी को महान नेता बताया। शिव सैनिकों ने तर्क दिया कि बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी इंदिरा जी से मिलती है, इसलिए सपोर्ट किया गया है।
इमरजेंसी के 2.5 साल तक शिवसेना ने कुछ नहीं किया, एकदम स्टडी करते रहे, कोई नौकरी की डिमांड नहीं, कोई बॉर्डर इशू नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं, फुल स्टडी। इमरजेंसी के बाद 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए। शिवसेना ने एक भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि कांग्रेस के लिए दबा के प्रचार किया। जनता कांग्रेस के साथ शिवसेना से भी नाराज थी। 1978 में असेंबली इलेक्शन हुए, शिवसेना कुछ सीटों पर लड़ी पर बुरी तरह हारी। फिर बीएमसी के चुनाव हुए, यहाँ शिवसेना 42 में से 21 सीटों पर आ गई। चुनाव से पहले ठाकरे ने ऐलान किया था कि अगर बीएमसी की बिल्डिंग पर मैंने अब भगवा झंडा नहीं फहराया तो मैं शिवसेना से इस्तीफा दे दूंगा। हारने के बाद शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने अचानक जेब से एक पुर्जा निकाला और पढ़ते हुए कहा कि मैं भगवा झंडा फहरा नहीं पाया, लोगों पर मुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। शिव सैनिक पागल हो गए। बाला साहेब आप नहीं छोड़ सकते। शिव सैनिकों के प्यार ने ठाकरे को नहीं छोड़ने दिया। ठाकरे का ये तरीका कैरियर में कई बार काम आया। 1980 में लोकसभा चुनाव फिर हुए। जनता पार्टी के उत्पादन के बाद इंदिरा कांग्रेस ने कमबैक किया। उन्होंने महाराष्ट्र की पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार को बर्खास्त किया और फिर से चुनाव करवाए। किसी मराठा को मुख्यमंत्री न चुनकर इंदिरा ने अब्दुल रहमान अतुल्य को चुना। अतुल्य एक जमाने में ठाकरे के दोस्त हुआ करते थे। इस बार दोस्ती में शिवसेना ने 1980 का चुनाव भी नहीं लड़ा, कांग्रेस का प्रचार किया, इनाम मिला। शिवसेना के 3 लोग एमएलसी बनकर विधान परिषद पहुंचे। ठाकरे ने स्टडी के बाद फाइनल कंक्लूजन दिया, देश को एक तानाशाह की जरूरत है। स्टडी के दौरान खाली समय मिलता था, इसमें ठाकरे ने जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन बनाने की कोशिश की, क्योंकि 1977 में कांग्रेस को हारने की पूरी उम्मीद थी, पर मामला कुछ जमा नहीं। स्टडी खत्म होने के बाद जनता ने जवाब दे दिया, लोकसभा, विधानसभा और बीएमसी किसी में भी शिवसेना के नेता नहीं चाहिए। कांग्रेस के राज में बाल ठाकरे जिस तरह ऊपर चढ़े, उसकी दक्षिणा भी पूरी उसी तरह मिली। पर अब बावरा मन राजनीति गद्दी के लिए मचलने लगा। अक्टूबर 1982 में दशहरा रैली में ठाकरे ने कहा कि आज से और अब से कांग्रेस के साथ हमारे रिश्ते खत्म हो गए। 1984 में फाइनली शिवसेना ने हिंदुत्व को अपना लिया। ठाकरे ने सारी हिंदू शक्तियों का आह्वान करते हुए हिंदू महासभा बनाने का प्रस्ताव रखा और 3 पॉइंट भी दिए। वो 3 पॉइंट से क्या थे चलिए जानते हैं। पहला था, मुसलमानों को भी हिंदुओं की तरह एक ही शादी करनी होगी। दूसरा, गौ हत्या पर रोक लगाना होगा। तीसरा, उनको मानना होगा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। मैं भारत शब्द को नहीं मानता, मैं हिंदू राष्ट्र फौज बनाऊंगा और हम लोग हिंदुस्तान के लिए सब कुछ करेंगे। उस समय देश के कुछ और ही माहौल था, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। ठाकरे ने आतंकवाद के खिलाफ भाषण दिया। इंदिरा जी मुसलमानों को अल्पसंख्यक समझती हैं, यहाँ से 2.5 करोड़ से 14 करोड़ हो गए, कैंसर की तरह फैल रहे हैं, हम बस कैंसर को उखाड़ फेंकेंगे। डीसीपी रेवेरू ने कहा कि बंबई में किसका राज है, सरकार का या शिवसेना का? तो ठाकरे ने इसका जवाब देते हुए कहा था, जानना है तो आओ मेरे पास, मैं दिखाता हूं किसका राज है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। ठाकरे ने इंदिरा गांधी की बढ़ाई में क्या क्या नहीं कहा, ये भी कहा कि इंदिरा जी मुझे ऊंचे से ऊंचा पद देने को तैयार थी, मैंने लिया नहीं। इंदिरा की हत्या के बाद हर जगह सिखों को मारा जाने लगा, पर बंबई में सिख सुरक्षित थे। राजीव गांधी ने शाह बानो वाले मुद्दे पर शिवसेना को एक और मौका दे दिया, हिंदुत्व को नेशनल लेवल पर ले जाने का। ठाकरे ने रह रहकर ऐलान किया कि मुल्क को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। 1991 में बाल ठाकरे ने एक भाषण में कहा था कि हमें नाथूराम गोडसे पर गर्व है, उन्होंने देश को दूसरे पार्टीशन से बचाया है, उन्होंने महात्मा गांधी के देश से धोखे का बदला लिया था। इस भाषण का सामना में कई बार छापा गया। फिर ठाकरे ने खुलेआम हिटलर की प्रस्तुति कर दी। हिटलर पर एक किताब का विमोचन भी किया, उसको फ्री कॉपियां बंटवाई गई। 1991 में शिवसेना को बड़ा झटका लगा। इसके बाद ठाकरे की रणनीति बदल गई। ओबीसी लीडर छगन भुजबल ने 17 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी। ठाकरे ने अब वो किया जिसके लिए वो सबको गरियाते थे, अपने बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे को पार्टी में बड़े पदों पर शामिल किया। वंशवाद का आरोप न लगे इसके लिए ठाकरे ने एक स्टंट फिर किया, फिर से वही पुर्जा वाला निकाला पड़ा, शिवसेना छोड़ रहा हूँ। शिव सैनिक फिर पागल हो गए, साहेब नहीं, साहेब नहीं, साहेब इतना प्यार ठुकरा नहीं पाए। एक बार साहेब ने कहा, शिवसेना का चीफ बन के रहने में जो बात है वो मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बनकर रहने में नहीं है। 1992-93 में देश में 3 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई।
जैसे कि दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। ठाकरे ने कहा, सरकार आर्मी की मदद से जनता को बेकाबू करना चाहती है, पर हिंदू ताकत को अब कोई नहीं रोक सकता। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में बंबई में दंगे हुए। दंगे और जगहों पर भी हुए, पर बंबई में दंगों का परिणाम ज़्यादा खतरनाक था। 9 जनवरी को सामना में ठाकरे ने लेख आया कि देश को बचा के रखो, जब दूसरे लोग हिंसक हो रहे हैं तो हम शांति का संदेश नहीं देंगे। कोई भी आता है और हम लोगों को डांट के चला जाता है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार बुर्खा पहनकर बैठी है, हम नहीं। जब तक शरीर पर 2-4 घाव नहीं लगेंगे, जीत बेकार होगी। आने वाले दिन हमारे हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव प्रचार में ठाकरे ने हर जगह कहा, मुख्यमंत्री मैं डिसाइड करूंगा, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। अगर करप्शन का एक भी मामला सामने आया तो मैं चीफ मिनिस्टर को भी भगा दूंगा। अगर मंत्रालय में फाइलें पड़ी रहीं तो मैं उनमें आग लगा दूंगा। नतीजा निकला कि 1995 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने 288 में से 138 सीटें जीत ली। बाकी 7 सीटों का जुगाड़ हो गया, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़कर आ गए थे। शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री। 14 मार्च 1995 को मनोहर जोशी ने शिवाजी पार्क में शपथ ली, वहीं जहां से शिवसेना ने अपना सफर शुरू किया था। महाराष्ट्र में पहली बार कोई मुख्यमंत्री राजभवन के बजाय खुलेआम में शपथ ली थी। इसी साल बाल ठाकरे ने कहा था कि मैंने कसम खाई है कि मैं सत्ता को टच नहीं करूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। अगस्त 1998 में श्री कृष्ण कमीशन के दंगों की रिपोर्ट आई, उसमें बाल ठाकरे को सर्वोच्च स्थान दिया गया। शिवसेना परिवार ने सामना में जज श्री कृष्ण के ऊपर जहरीले लेख लिखे। जज श्री कृष्ण को पागल सनकी बताया, उनको गिरफ्तार करने की मांग की गई। ये कहा गया कि वंदे मातरम कहने वालों के साथ श्री कृष्ण इतना खराब व्यवहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को हटा दिया गया और एक मराठा नारायण राठे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसी साल इलेक्शन कमीशन ने बाल ठाकरे पर 6 साल का कम्युनल स्पीच के लिए चुनाव लड़ने और वोट देने का भी प्रतिबंध लगा दिया। 1996 में बाल ठाकरे की वाइफ मीना ताई का निधन हो गया। फिर उनके बड़े बेटे बिंदु माधव, जो फिल्म अग्नि परीक्षा के प्रोड्यूसर थे, एक सड़क हादसे में मारे गए। एक बेटे से पहले ही ठाकरे की नई बनती थी। ऐसे वक्त में उद्धव ठाकरे अपने पिताजी को संभाल रहे थे। फिर पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, पार्टी में उनकी अपनी पहुंच होने लगी। फिर राज के साथ टकराव शुरू हो गया। 2005 में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना बना ली। कहा जाता है कि यहीं पर राज बाल ठाकरे का आधा करिश्मा ले गए। 1991 के बाद राज को बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। बचपन से ही राज ठाकरे अपने चाचा के बेहद करीब थे। फिर वो वक्त आया जब बाल ठाकरे की बिगड़ती तबीयत ने शिव सैनिकों को चिंतित करना शुरू कर दिया। साहिब के बाद कौन? उद्धव तो थे, पर बाल ठाकरे का हाथ उनके ऊपर था। इनके बाद क्या उद्धव जगह ले पाएंगे? शिव सैनिक रोज मातोश्री जाकर चक्कर लगाते थे। मातोश्री उनके घर का नाम था। वहां से यही बताया जाता कि साहब ठीक है। फिर एक दिन वो वक्त आया, मौत ने आखिरी धावा बोला। शिव सैनिक में दर्द और दुख तो था, और एक आम मुंबई करके दिल में यह डर गया कि जब ठाकरे की शव यात्रा निकली तो पूरे देश का क्या होगा। न्यूज चैनल पूरे दिन यही दिखाते रहे। कहा जाने लगा कि नेहरू के अलावा किसी की शव यात्रा में इतने लोग कभी नहीं आए। टाइगर जो हमेशा दहाड़ता रहा, जो 80 साल की उम्र में भी बेधड़क कुछ भी बोलने के बाद कातिलाना मुस्कुराता था, अब इतना कमजोर टूटा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है। शिव सैनिकों को ये बात अंदर तक भेद गई। ठाकरे की एक आवाज पर वो मरने मारने को तैयार थे। अब क्या करेंगे? उद्धव के पास तो करिश्मा नहीं था। अगर बाल ठाकरे राज को अपनी जगह रखते तो शायद ये मुमकिन था। 17 नवंबर 2012 शिवाजी पार्क मुंबई में लाखों लोग इकट्ठा हुए। सबकी नसें तनी हुई, भौहें फड़क रही थी, चेहरा लाल, आंखें दुख संताप में भरी हुई। कुछ लगातार रोए जा रहे थे, पर मुंह से आवाज ना निकालने की कसम खा रही थी। लकड़ियां सजाई गईं, उन पर एक मृत शरीर रखा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग आसमान से आने वाले यमराज के दूतों से लड़ने के लिए तैयार हैं। एक आवाज उठती, बाला साहेब। लाखों लोग चिल्लाते, अमर रहे।
2012 में बाळा ठाकरे की मौत के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी के लीडर तो बने, पर शिवसेना प्रमुख टाइटल लेने से मना कर दिए। बोले ये साहब का था, उन्हीं का रहेगा। उद्धव ठाकरे के पास पिताजी वाली लग्जरी तो नहीं थी कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को गरियाते रहें और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते रहें। बाला साहेब ठाकरे का बोलने का कातिलाना अंदाज राज ठाकरे ले गए। उस अंदाज को पसंद करने वाली जनता अब नहीं रही, क्योंकि बोल बोल के पेट नहीं भरता, नौकरी तो चाहिए ही। उद्धव की ही बाईपास सर्जरी हो चुकी है। अब वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को हर जगह प्रमोट करने में लगे रहते हैं। आदित्य यूथ लीडर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पब बार जिम खुलवाने में उनकी दिलचस्पी है, पर राजनीति के लिए ये पर्याप्त नहीं है। राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है। शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे शिवसेना को एक परंपरागत पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये था बाल ठाकरे और शिवसेना का इतिहास। वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।